नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बंगाल में माहौल सजा हुआ है। अभी बंगाल में तारीखें क्या हैं ये तो नहीं पता, लेकिन माहौल सज चुका है और अब उन चीजों में भी सियासत हो रही है जिस पर शायद नहीं होनी चाहिए। आज ईडी का अधिकारी, ईडी का एक्शन जब कोलकाता में शुरू हुआ, आईपैक नाम के एक कॉर्पोरेट हाउस पर ईडी ने रेड डाली तो मौके पर पहुंच गई ममता बनर्जी। वहां पर माहौल काफी गर्म भी हो गया। कई प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि कोलकाता में आज कोलकाता की सड़कों पर जो हो रहा है वो ये इंडिकेट कर चुका है कि 2026 की चुनावी लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, वजूद और रणनीति की भी होगी। जब कोलकाता में ईडी की टीम आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई करने पहुंचती है तो किसी को इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाती है ममता बनर्जी। हर प्रोटोकॉल को दरकिनार कर भारी पुलिस फोर्स के साथ सीधा रेड वाली जगह, यानी जो रेड लाइंस होती हैं उनको क्रॉस कर देती है। जो कॉर्डन किया था उसको क्रॉस कर देती है। अंदर जाती हैं, बाहर निकलती हैं। जब बाहर आए तो मीडिया के कैमरे में कैद होती है ममता बनर्जी और उनके हाथों में हरी फाइल्स, ग्रीन फाइल्स। अब सब कह रहे हैं व्हाट इज दिस ग्रीन फाइल। उनका आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और डिजिटल डेटा चोरी करने आई थी। दीदी ने सीधा सीधा प्रहार किया गृह मंत्री अमित शाह पर। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका कहना है मुख्यमंत्री एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डालकर अपराधियों को बचाने पहुंची है। अब सड़कों पर उतरकर वेदर इट्स बीजेपी और टीएमसी शंखनाद कर रहे हैं। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। 2026 का बंगाल चुनाव तारीखें करीब हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन वोट पड़ने से पहले ही कोलकाता के सड़कों पर महायुद्ध शुरू हो गया है। निशाना बना ममता बनर्जी का वॉर रूम, यानी आईपीएसी का दफ्तर। जब ईडी के अफसरों ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड की तो मानो टीएमसी के सबसे सुरक्षित किले पर हमला हो गया। जैसे ही खबर मिली कि ईडी डेटा खंगाल रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल किनारे किया और खुद मोर्चा संभाल लिया। सॉल्ट लेक से लाउडन स्ट्रीट तक हड़कंप मच गया। ममता बनर्जी जब बाहर निकली तो उनके हाथ में मौजूद हरी फाइल ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। बीजेपी के लिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार है। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी इसी रणनीति का हिस्सा थे, आज इसे ममता बनर्जी की घबराहट बता रहे हैं। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই। कांग्रेस इस जंग को मैच फिक्सिंग और नूरा कुश्ती के तौर पर देख रही है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता इस ड्रामे को समझ चुकी है। ये ईडी सीबीआई, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत हम लोग लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और दूसरी जगह जब ईडी सीबीआई की बेजा इस्तेमाल हो रही है तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी रहे थे। आप ध्यान से जरा देख लो, चुप्पी साधी रहे थे। जब उनकी घर में एक उनकी लगे कि इसके ऊपर हमला होते हुए मुझे कोई हानि पहुंचाएगी, तब वो दौड़ के निकाले आए। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते। 2026 की लड़ाई अब गलियों से निकलकर डेटा और फाइलों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी का एजेंसी वॉर है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का स्ट्रीट फाइटर अवतार। 2026 का चुनाव अब सिर्फ वोट की चोट नहीं, बल्कि रणनीति की चोरी और भ्रष्टाचार की जांच के इर्द गिर्द सिमट गया है।
ममता बनर्जी की ये हरी फाइल बंगाल की सत्ता का रास्ता तय करेगी या जांच की आग में भस्म हो जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी अपनी ताकत के साथ सड़कों पर उतर रही है। वो कह रही है इस मसले को हम जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। उधर अधीर रंजन चौधरी को भी आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम आज हुआ, जो ममता बनर्जी ने किया, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, एक चीफ मिनिस्टर को, ये सब शोभा नहीं देता। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। अभी मेरे को जानकारी है, मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय दा, आपको नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं, और सबसे पहले आज आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। संजय दा, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ये पूरा जो सिनेरियो अभी तक हुआ, क्या कहेंगे आप इसको? खेला हो बे शुरू हो गया क्या? नहीं, खेला होगा भी, और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में हारेगी। हारेगी। कारण क्या है कि अब देश की जनता भी इनकी पॉलिटिक्स को समझ चुकी है। ये किस तरीके से जिस भी राज्य में इलेक्शन, वहां पे ईडी और आईटी की पहुंच बढ़ जाती है। देश की जनता भली भांति इसको समझ रही है, और मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए, आपके वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे याद आ गया, सुना कि दीजिए। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। भारतीय जनता पार्टी का ये आतंक भी खत्म होगा, बट विपक्ष को देखना होगा कि विपक्ष की ताकत कितनी है, कब तक ये इनको सहन करते हैं, और जो किरण है चिराग की, वो कब तक ये जला करके रखते हैं। रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक वक्त आता है और उस वक्त पे उसको खत्म होना ही होता है। दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत होगी, और देश और विपक्ष सबके लिए सुखद खबर होगा वो। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, हम यदि कुछ आंकड़ों पे गौर करें, तो विपक्ष का आरोप गलत नहीं है। रोहित जी, आपके पास मेरे से ज्यादा आंकड़े हैं। मैंने एक आंकड़ा भी मैं देख रहा था, 2014 से लेकर 2025 तक ईडी ने पीएमएलए के कुल 6444 मामले दर्ज किए। ठीक है। 6444 मामले दर्ज किए, और ये सारे मामले आपको अवैध धन का है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ठीक है। इसी दौरान में यदि देखेंगे, इनकम टैक्स विभाग ने कुल 13,877 केस दर्ज किए हैं। ये टैक्स चोरी के मामले हैं, फर्जीवाड़े के मामले हैं। एक आंकड़ा और मेरे को बड़ा ज्यादा आश्चर्यचकित करता है कि इसी दौरान हम देखेंगे कि जो इनका ईयरली ईडी का जो आंकड़ा है रेड मारने का, ये अचानक 2022, 2023 और 24 में ये एक साल के अंदर 2600 के आंकड़े को पार कर जाता है। ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। ठीक है। किसी साल में 80, किसी में 100, किसी में 137, किसी में 300 देश में ये छापे हुए हैं। एक आंकड़ा और ज्यादा आश्चर्यचकित करता है और विपक्ष के आरोप को मजबूत करता है, रोहित जी, कि 2014 से लेकर सितंबर 2022 के बीच विपक्ष के 121, सॉरी विपक्ष मैंने पहले ले लिया, मतलब 121 प्रमुख नेता, ठीक है, 121 देश के प्रमुख नेता ईडी के निगरानी में आते हैं। 121 में से 115 बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अरे यार, 121 में से 115। तो उसके बाद केस खुले हुए कि बंद हो गए? सॉरी संजय दा, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद केस खुले हैं या शट डाउन कर दिया उनका? हाँ, मैं उसी को बढ़ा रहा हूं। एक आंकड़ा है कि 25 नेता सीनियर लीडर्स विपक्ष के बीजेपी में को ज्वाइन करते हैं। इसमें से कांग्रेस के 10 लीडर हैं, एनसीपी और शिवसेना के 4 हैं, टीएमसी के 3 हैं, तेलुगु देशम के 2 हैं और एसपी के 1 हैं। ऐसे करके ये नेता जाते हैं। ये 25 में से 23 के आंकड़े ये बताते हैं कि जो उनके ऊपर जांच जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही होती है,
वो जाकर कहीं ना कहीं लोकल ट्रेन की स्पीड से भी कम हो जाती है। ठीक है। किसी के केस बंद कर दिए जाते हैं, किसी के नाम हटा दिए जाते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। हाँ। उसमें से एक कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं कोई, उनका आंकड़ा मेरे को नहीं मिल पाया कि उनके केस की स्थिति क्या है। ठीक है। अब ये बताइए कि सवाल कहाँ विपक्ष गलत है और देश की जनता, विपक्ष यदि ये बात देश की जनता के सामने रख रही है तो कहाँ गलत है। ठीक है। आज उसी को देखने को मिला है जो बंगाल में हुआ है। किसके यहाँ रेड हुआ है साहब? जो रेड हुआ है वो किसके हुआ है? वो एक्चुअली आईपैक जो कंपनी है, आईपैक जो है वो टीएमसी के चुनावी प्रबंधन को भी देखता है, उनके टीएमसी के काम को देखता है। वो राजनीतिक सलाहकार भी हैं, ये लोग चुनावी प्रबंधन भी करते हैं और आईटी प्रकोष्ठ भी ये लोग देखते हैं। ठीक है जी। तो फिर अब जरा बताइए कि उनके यहाँ आप फाइल नहीं चुराएंगे तो और क्या चुराने जा रहे हैं? तो जनता के बीच यदि आप जनता का दिल यूं नहीं जीत पा रहे हैं, तो मेरे को एक शेर और याद आ रहा है, शायद मैं ठीक से मेरे को ध्यान नहीं है, कि कबीला कहते हैं समुदाय को, परिवार को। तो एक शेर है कि कबीलों के दिलों को जीतो मेरे सरकार। ये अमित शाह जी के लिए मैं कह रहा हूं कि कबीलों के दिलों को जीतो मेरे सरदार। ठीक है। कबीलों के सर काटकर सरदारियां नहीं होती। आप देश की जनता का दिल नहीं जीतेंगे तो वोट चोरी करके कब तक जीतेंगे? कब तक जीतेंगे? ठीक है। तो रोहित जी फैक्ट है कि टीएमसी की लड़ाई बिल्कुल सही है। सही है। ये लोग साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल करना चाहिए। जनता को 5 किलो राशन देने के बाद ये आश्वस्त हैं, ठीक है, कि जनता खुशहाल है। बट मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जनता खुशहाल नहीं है। जनता देश की दुखी है, जनता की आवाज को दबा दिया गया है। ठीक है मिश्रा जी, आज मैंने ओपनिंग ही आपसे ले ली, 2 शेर भी सुन लिए। अब जरा मैं दूसरे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ओपनिंग बहुत शानदार आ गई आपकी, लेकिन वापस आऊंगा। आपने अभी और भी शेर मैं आपको सुना दूंगा। मैं इसीलिए तो आता हूँ मिश्रा जी। अब मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं, जल्दी से मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे को जो जानकारी है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं भास्कर घोष साहब। भास्कर दा, नमस्ते कर रहा हूँ अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो। साथ ही मेरे को जानकारी है टीएमसी की तेज तर्रार नेता सोफिया खान जी भी जुड़ी हुई हैं। सोफिया जी, आपको भी मैं नमस्ते करता हूं, आपका इस्तकबाल है मेरे शो पर, सलाम करता हूं आपको। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजय मिश्रा जी से तो आप मिल ही लिए, प्रकाश चंडालिया साहब। प्रकाश सर, नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं। सोफिया जी, बीइंग जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सोफिया जी, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि आईपैक एक कॉरपोरेट हाउस है, उस पर आज ईडी की टीम रेड करने पहुंची। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि ममता जी को वहां पर पहुंचना पड़ा? ममता जी वहां से खुलेआम गृह मंत्री जी को चैलेंज कर रही हैं। हालांकि ईडी की टीम आती है फाइनेंस के अंदर, लेकिन वो अमित शाह जी का नाम ले रही हैं। ठीक है, बढ़िया है। और अब आप लोग जो है सड़कों पर भी उतर गए हैं, वो तस्वीरें भी मैं देख रहा हूँ। ममता जी तो वैसे भी बहुत जब बोलती हैं तो सब लोग सुनते ही हैं। आप लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज सब कह रहे हैं कि कानून को तोड़कर, प्रोटोकॉल तोड़कर अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी की गई, उनके हाथों से फाइल छीन ली गई। ये ठीक है क्या? और इसके पीछे का कारण सोफिया जी? देखिए, साधारण तौर पर ईडी के रेड्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने पहले भी बहुत बार हो चुका है। विपक्ष के साथ तो ईडी के रेड्स होते रहते हैं, नया कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर बंगाल में पहले भी ईडी के रेड्स हो चुके हैं, लेकिन इस तरीके की जो परिस्थिति बंगाल के चुनाव से पहले जो देखी जा सकती है, यहाँ पर ईडी का रेड नहीं, हम कहेंगे खुले खुले ये डकैती करने की कोशिश की गई। आईपैक जो संस्था है, ये सब जनता जानती होगी कि बंगाल में जो कह सकते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे लिए आईपैक काम करती है। और वहां पर रेड करना, तो रेड कीजिए ना, लेकिन वहां से जितने भी टीएमसी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्क है या पेपर्स हैं या पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीजों को चुराने की तो आवश्यकता नहीं थी या उनको खदेड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो ममता बनर्जी वहां पे सीएम की तरह नहीं, बल्कि एक टीएमसी के जो सुप्रीमो है उसके तौर पर ऑब्वियसली वो पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चुनाव से पहले, चुनाव के लिए 2-3 महीने रह गए हैं। तो हमारे पॉलिटिकल, देखिए बंगाल में ये लोग तो माइक्रोस्कोपिक पार्टी है। अगर दिल्ली से उड़कर आते हैं, दिल्ली से बैठकर लोग रणनीति बनाते हैं, इनके पास जमीनी तौर पर कुछ भी नहीं है जिससे वो बंगाल को जीत सके। पहले भी ये चीजों हमने देखा है 2021 में भी। तो इस बार इन लोगों ने हर हाल में, जिसको अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक और बाय क्रुक,
हर तरीके से इन लोगों को बंगाल चाहिए। अब एसआईआर कर लिया तो लगा इनको कि उससे कुछ होने वाला है नहीं। हुमायूं कबीर को तैयारी कर दिया ताकि वो बाबरी मस्जिद के नाम पर विवाद कर सके। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वो उनके ही आदमी है, प्लान बी प्लांट किया उन्होंने, या और भी बहुत सी सेकुलर वोट्स को काटने की कोशिश की। और अब लास्ट में इनके पास एक और हथियार है, वो है ईडी को भेज दो। और वहां के यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो माहौल है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने अपने कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। अगर कैंपेनिंग छोड़कर ये सारी चीजों में उलझा देना, कहते हैं ना कि मतलब भटका देना अपने मुद्दों से। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई भी कर्मी भटकेगा नहीं। और ममता बनर्जी खुले आम ये चैलेंज करती हैं कि आप लोग जितना भी कर लीजिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन बंगाल को वो किसी तरीके से छीन नहीं पाएंगे। तो छीनना ही कहते हैं, तो बंगाल को अब छीन नहीं पाएंगे। ठीक है सोफिया जी, एक ओपनिंग ले लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपके लिए खोल रहा हूं। भास्कर दा, किमोन आचो, भास्कर दा आप प्लीज मुझे बता दीजिए, अब मैं सवाल क्या पूछूं? सोफिया खान जी ने साफ बोल ही दिया, उन्होंने कहा आप लोग यहां पर छिनैती करने आए हैं, डकैती करने आए हैं। रोहित जी धन्यवाद। बार बार मैं एक ही ओपनिंग नोट से मैं अपना ये डिबेट शुरू करते हैं जी। ये एक फिल्म का डायलॉग है, ये डर मुझे अच्छा लगा। तो डरा क्यों रहे हो इतना? ये डर मुझे अच्छा लगा। हाँ। ये जो डर है, जिस डर ममता बनर्जी को आज फुटपाथ पे खड़ा कर दिया, आज वो गली से राजपथ तक आ गए हैं, ये डर मुझे अच्छा लगा। एसआईआर जब शुरू हुई थी तब वो डर उनको रास्ते पे लाया। पुलिस कमिश्नर को जब घिराव किया गया था सीबीआई के द्वारा तो डर अच्छा लगा। सड़कों पर आए, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो जब वो रास्ते पे आई थी तो डर अच्छा लगा। और आज अभी अभी प्रवक्ता टीएमसी ने कहा कि भाई आईपैक कौन है? आईपैक उनका पॉलिटिकल कंसल्टेंट है। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट टीएमसी का हेडक्वार्टर में रहना चाहिए, वो आज एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के पास क्यों रहेगा? मैं ये सवाल आपके मंच से करना चाहता हूं कि ये आईपैक घर घर में जाके पैसा क्यों बांट रहा है? ये आईपैक जो अभी जो फॉल्स जॉब का जो मामला है उसमें आईपैक क्या कर रहा था? अभी अभी जो बिहार में चुनाव हुआ था वहां पे आईपैक क्या कर रहा था? ठीक है, अभी ये प्रतीक जैन के वहां पे रेड हुआ, हार्ड डिस्क वगैरह बरामद किया गया। ये हमारे महान टीएमसी नेता को पता कैसे चला कि वहां पे उसी का सारे दफ्तर का सीक्रेट पेपर वगैरह है? टीएमसी पार्टी ऑफिस क्या उठ गया है? ताला लग गया है क्या? सही बात है। उनका जो पार्टी ऑफिस कलकत्ता में है तो ताला लग गया क्या? पार्टी ऑफिस का सामान अगर कंसल्टेंट ऑफिस में रहने शुरू कर दे तो रोहित जी आप सोच रहे हैं कि पार्टी कंसल्टेंट पार्टी आज सीएम को रास्ते पे खड़ा कर दिया। यही है तृणमूल कांग्रेस की आज की बंगाल में हालत। वो कहते हैं कि भाई माइक्रोस्कोपिक, अंग्रेजी शब्द थोड़ा पढ़ के आए। माइक्रोस्कोपिक अगर कंपनी पार्टी होता तो 38-40% वोट नहीं होता। मामला क्या है आज? मामला ये है कि ये जो आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है इसके माध्यम से टीएमसी घर घर में अपने योजना का पैसा जो है, घर घर में आप लीफलेट दे रहे हो, घर घर में जाके आप दुष्प्रचार कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हो लोगों को। आज बंगाल के लोगों को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। ठीक है, इसलिए ईडी की ये टीएमसी पार्टी का ये गुंडागिरी जो चल रहा है बंगाल में 15 साल से जो गुंडागिरी चला रहे हैं ना, इस आज वो गुंडागिरी का खात्मा होने का टाइम, इसलिए डर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आपने तो शुरू से मैं आ रहा हूँ। सोफिया जी एक मिनट, एक बार ओपनिंग हो जाए फिर आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। एक ओपनिंग हो जाए। प्रकाश चंडालिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, बंगाल को बहुत कवर करते हैं, बहुत करीब से देखते हैं। चंडालिया सर प्लीज, एक बार फिर से आपको वेलकम कर रहा हूँ अपने शो पर। चंडालिया सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि जनता के बीच में क्या जा रहा है, क्या मैसेजिंग जा रही है? एक तरफ हम रोहित जी हाँ रोहित जी, संजय भाई ने अपनी शुरुआत में दो बड़े अच्छे से शेर सुनाए। एक मैं भी शेर प्रस्तुत कर दूं कि सियासत के तूफान में है तिनके की तरह, उनकी मजबूरी समझता हूं उन पे खफा होते हुए। सारी बातें संजय भाई ने की, सोफिया बहन ने भी करी, लेकिन उन्होंने ये आज कुछ नहीं बताया कि बंगाल में आज जो कुछ हुआ, क्या भारतवर्ष के दूसरे राज्यों के इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं क्या? ईडी का काम क्या है? सीबीआई का काम क्या है? केंद्रीय एजेंसियों का काम क्या है? ये मामला 27 नवंबर 2020 का है। 6 साल पहले कोयला घोटाले का
सीबीआई में केस दर्ज हुआ। उसके बाद इसकी जांच का दायरा बढ़ाया गया। जांच का जब दायरा बढ़ाया गया उसके बाद में ईडी इस मामले में आ जाती है और ईडी को तफ्तीश में यह पता चलता है कि इसमें करोड़ों के हवाला का लेन देन हुआ है। इसमें पीएमएलए मामला जुड़ गया है और इस मामले में 10 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जो ये आशंका है कि आईपैक के पास में भी गया है। उसकी तफ्तीश करने के लिए अगर ईडी के अधिकारी वहां पर जाते हैं और देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि ईडी आज क्यों गई, चुनाव के टाइम में जाती है, पहले क्यों नहीं गई? तो ईडी किसी समय के दायरे में नहीं बंधी हुई है, न ही कोर्ट का उस पर कोई आदेश है। कोर्ट का अगर कोई बंधन होता कि आपको इतने दिनों में तफ्तीश करनी है तो वो उतने दिनों में तफ्तीश करते। ईडी आज अपने तरीके से गई है और आज पूरे देश में 10 स्थानों पर उन्होंने जांच की है, छापेमारी करी है। उसमें 6 स्थान पश्चिम बंगाल के हैं, आईपैक के दफ्तर में भी है। आईपैक के डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर आईपैक के हैं, उसमें एक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पे जो लाउडन स्ट्रीट है वहां भी है। अब आश्चर्य की बात यह है, जो भारतवर्ष के इतिहास में ये घटनाएं कहीं नहीं होती कि जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं पर तफ्तीश के लिए छापेमारी कर रही होती है, वहां पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच जाती हैं। तो ये क्या, ये सोफिया जी को बताना चाहिए कि क्या ये मामला सरकारी कार्य में संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं वो तो बनता कह रही है, उन्होंने अपनी ओपनिंग में कहा ना कि ये छिनैती करने आए हैं, ये डकैती करने आए हैं, वो तो कह ही रही हैं। रोहित जी, ये बात उन्हें बतानी चाहिए कि ममता बनर्जी और उनके तरफ से जो गाड़ियां वहां पर गई थी, उनकी गाड़ी में से आईपैक के दफ्तर के नीचे से कुछ फाइलें मिली हैं। उसमें एक फाइल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की फाइल का आईपैक के दफ्तर में क्या काम है? आईपैक कोई सरकारी विभाग नहीं है। आईपैक सरकारी विभाग नहीं है, ये केवल रणनीतिकार है ममता बनर्जी की पार्टी का। पहले भी करते रहे, अच्छी बात है, किसी पार्टी का करें, वो तो उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सरकारी फाइल किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस के दफ्तर में मिलती है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि दोनों पार्टियों ने, ये ईडी ने भी हाईकोर्ट में निवेदन किया है और अभी कुछ देर पहले ये पता चला है कि प्रतीक जैन के परिवार ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल दोनों मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। लेकिन आज रोहित जी प्रश्न ये उठता है कि जब कोई जांच एजेंसी, या मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार की कोई एजेंसी क्यों ना हो, वो अगर कहीं जांच करे और वहां पर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति और उसमें राह में अगर रोड़े अटकाए, तो क्या ये संविधान का और जो निर्धारित नियम है उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है? पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों में ऐसे कई मामलों का उल्लंघन हुआ है। 2-3 अच्छे पॉइंट्स आपने मुझे दे दिए अपने ओपनिंग में। अच्छी शुरुआत हो गई शो की। केस 2020 का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई केसेस दर्ज हैं। आईपैक का भी उसमें नाम आया, मनी ट्रेल मिला है, तभी ईडी पहुंची है। सोफिया जी तुरंत, आरो मिश्रा जी, सोफिया जी 1 मिनट पर रिएक्ट कीजिएगा। आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी सोफिया जी। भास्कर जी, सबसे पहले मैं भास्कर जी के ये गुंडाई भाषा की आपत्ति करती हूँ। ये जो कह रहे हैं डर, बड़ा अच्छा लगा। मतलब आपने ये कबूल कर लिया कि आप डराने और धमकाने के लिए, विपक्ष को सताने के लिए बैठे हैं, ये आपने कबूल कर लिया। नहीं नहीं सोफिया जी, जो डर हम देख रहे हैं वो डरा नहीं है। आप डर मैं उनको ये बताना चाहूंगी, इन दोनों को सुन लीजिए, आप डर रहे हैं। सुन लीजिए, जो ममता बनर्जी, कलकत्ता में कह रहे हैं कि सत्ता छीन जाएगी, ये डर है। इसको मारेंगे, इसको सोफिया जी को ये कहना चाह रहे हैं सत्ता छीनेगी, इस बात का डर है। मैं क्लियर कर दूं, भास्कर राय ये कह रहे हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, वो छोड़ दीजिए। बंगाल तो हमने जीत लिया है वर्बली, क्योंकि आपकी ये जो चालबाजी नजर आ रही है ना भाजपा की, ये जो डर नजर आ रहा है, वो डर आपके अंदर है कि कहीं इस बार भी मुंह की ना खानी पड़े। मैं इनको एक और जवाब देना चाहूंगी। प्रकाश जी ने जैसे कहा, मैं ये जानना चाहूंगी कि शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, उनको डरा धमका कर जिस भी तरीके से, अब वो विपक्ष के नेता है, माने भाजपा के नेता है, बंगाल के विपक्ष के नेता है वो, उनके ऊपर भी शारदा नारदा केस के ईडी पहले जाया करते थे। अब उनके सारे खाते बंद कर दिए गए क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाकर वो धुल के भाजपा में जा चुके हैं। उसके बारे में मैं जरूर यहाँ प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ये इलेक्शन से पहले जरूर भेजिए आप ईडी, जरूर आप भेजिए, आप जितने भी सरकारी काम है कीजिए, लेकिन आज देश से छुपा हुआ नहीं है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो बीजेपी जो है उसको ऑपरेट कर रही है, चाबी उसमें लगी हुई है। तो यहाँ पर आप किसी के भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, पर्सनल स्ट्रैटेजी को, दूसरे पार्टियों के स्ट्रैटेजी को खंगाल कर, जानकर, वोटर लिस्ट को लेकर आप क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप यहाँ पर वीक हैं। आप ये मान लीजिए, माइक्रोस्कोपिक, मैंने इसीलिए कहा कि आपकी जड़ें यहाँ मजबूत नहीं है।
खोखली है दीवारें, इसीलिए आप लोगों को टीएमसी के ही लोगों को खदेड़ने की, डराने की, सोफिया जी खोखली है, इसलिए तो 38% वोट हमें मिला है, डराने की, इसीलिए तो आप डर रहे हैं बंगाल कि आज अगर एसआईआर से फर्स्ट वोटर का नाम उड़ जाए तो आप कहाँ रहोगे। डर इस बात की है, डर इस बात की है कि उनका दफ्तर में आपका लिस्ट कैसे पाया जाता है, डर इस बात का है कि उनके दफ्तर में आपका हार्ड डिस्क क्या काम कर रहा है। तृणमूल का दफ्तर बंद हो गया क्या कलकत्ता में? ये तो न्यूज में आना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज। आप नेशनल टीवी में बैठकर डराने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक कर्मी डरने वाला नहीं है। आप डराइए, जनता आपको डरा कर भगाएगी। आप देखिए ना क्या होगा नतीजा, आने दीजिए, 15 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। जनता के काम जनता को करने दीजिए। सोफिया जी आप अपना काम कीजिए ना। मिश्रा जी, सोफिया जी आपका स्ट्रॉन्ग आ गया, लेकिन चंडालिया साहब ने पूछा कि ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ, ईडी सीबीआई इनकी रेड्स पहुंची लेकिन कोई सीएम नहीं पहुंचा। अब मीडिया, सोशल मीडिया पर ये बात शुरू हो गई है ग्रीन फाइल्स क्या। मैं आऊंगा सोफिया जी आपके पास, लेकिन मिश्रा जी जल्दी से आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। मिश्रा जी, जो बात चंडालिया साहब कह रहे हैं वो तो अलग अलग स्टेट्स में हमने हर बार देखा, ईडी भी पहुंची, सीबीआई भी पहुंची, जिसको जहां जीतना है वो तो जीत ही रहा है, लेकिन सिटिंग सीएम मौके पर पहुंच जाए, ये चीज तो शायद पहली बार ही हुई होगी। धक्का मुक्की हो, फाइलें छीन ली गई अधिकारियों के हाथों से। रोहित जी जो कुछ भी हो रहा है 2014 के बाद पहली बार ही हो रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री जब एक राज्य के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 71,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, हम उसे बख्शेंगे नहीं, और सुबह में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं आप। ये उन्होंने प्रकाश जी को इस पे प्रकाश डालना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, ये बंगाल कवर करते हैं। मैं कहता हूं वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मान करते हुए मैं इनसे पूछता, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में इनकी क्या राय है? 2014-15 में बीजेपी गलत थी या हेमंत बिस्वा शर्मा गलत थे? और आज बीजेपी गलत है या हेमंत बिस्वा शर्मा गलत है और सही है? नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, संजय सेठ, ये कौन से लोग हैं साहब? और फिर भी आप बात करते हैं कि ममता बनर्जी को वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, और ये पहली बार हुआ है। वाह, यानी आप डाका डालते रहें, कोई आपका विरोध ना करे, ये संभव है रोहित जी? नहीं, आप डाका पे डाका डालते रहिए तो चोरी नहीं कहेंगे। आप ये सीधा सीधा किसको बोल रहे हैं? ममता जी तो नाम लेकर बोल रही हैं कि गृह मंत्री जी अमित शाह इज अ नेस्टी, उन्होंने कहा ना होम मिनिस्टर, नॉटी होम मिनिस्टर, वो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, ये सब कहा है ममता बनर्जी ने, सबने सुना होगा। तो आप किसको टारगेट पे ले रहे हैं? रोहित जी उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में उधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। जो बीजेपी में चला जाए, किसी भी दल का आदमी है, जितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, वो ईमानदार हो जा रहा है। ये तो उतारना पड़ेगा डीएनए में, तभी तो नेता कहलाएंगे। अब आप खुलकर बोल रहे हैं, विपक्ष आपने 4 बार, कम से कम 6 बार कर दिया होगा, लेकिन दा विपक्ष अभी अधीर दा को नहीं सुना आपने? अधीर दा ने कहा, अधीर रंजन चौधरी कह रहे सीएम पहुंच गई, ममता बनर्जी पहुंच गई, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं बोल रहा हूं, यकीन करिए मुझ पे यकीन कीजिए मिश्रा जी। मैंने सुना। मैं ये कहना चाह रहा हूं रोहित जी कि जो चीज सामने दिख रहा है, प्रकाश जी को इस पे बोलना चाहिए था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2015 में श्वेत पत्र लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, श्वेत पत्र लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी 15 में ज्वाइन करते मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? मुकुल राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैसे बना दिया? नारदा सारदा का क्या आरोप नहीं था? अजीत पवार पे क्या सिंचाई विभाग का आरोप नहीं था? आदर्श घोटाले का आरोप लगाया कि नहीं लगाया बीजेपी ने? अशोक चौहान पे बीजेपी में आते वो पाक साहब कैसे हो जाते हैं? इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि यदि आप आरोप लगाते हैं तो जो बीजेपी नेता जो घोषदा बैठे हैं, अभी घोष साहब का ले रहा हूं रिएक्शन। ना घोषदा अपनी भालो बोले चेन, आपने डारिये दिए चेन, तो डर अनेक लोगों के आपने দেশের जनता যে আছে ডরে গেছে আপনার জন্য। मैं हिंदी भी समझता हूँ। आपने जो डर पैदा করেছে, आइदर बंगला को बंगला की तरह बोलिए, नहीं तो आप हिंदी बोलिए, मैं समझता हूँ हिंदी। ठीक है, भास्कर आर्या, सुनिए प्रकाश सर तुरंत आ रहे हैं, कंक्लूड कीजिएगा। मिश्रा जी आप बोलिए, मिश्रा जी बोल रहे हैं, फिर आरो भास्कर। आपने जो डर पैदा किया है, देश की जनता उस डर को समझ चुकी है, डर भी रही है देश की जनता। आपने अच्छा डराया है, लेकिन विपक्ष
विपक्ष आपके सामने एक बेहतर विपक्ष तभी कहलाएगा जब आपकी इसका सामना करे। तो कहाँ सामना हो रहा है मिश्रा जी? कांग्रेस बंगाल में नहीं है ना साथ में? एक लाइन खत्म करता हूँ, प्लीज एक लाइन खत्म कर रहा हूँ। बोलिए। ये जो प्रकाश दा ने जो कहा ममता बनर्जी, पहली बार ऐसा हुआ मुख्यमंत्री गई, अरे राम को भी पहली बार नहीं तीसरी बार जाना पड़ा, क्योंकि रावण के अत्याचार से जनता को मुक्त कराना था, रावण के अत्याचार को खत्म करना था। अरे तो यहाँ कौन रावण है ये भी नहीं बताएंगे ना आप मुझे पता है आप नहीं बताएंगे रावण किसको कह रहे हो आप? बताइए किसको रावण कह रहे हैं आप? मेरे को नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, आप जानते हैं। हाँ मुझे पता है, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं। सीधा भास्कर दा देख लीजिए आप। गलत हैं, यही तो रोहित जी मैं कह रहा हूँ, संजय मिश्रा जी डर रहे हैं, सारे आरोप गलत हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा कि उनको भी पता है कि नाम और धाम किस तरफ इशारा करते हैं। जी जो सीबीआई से सीपी को बचाने के लिए रास्ते पर उतर आती है, डराते हैं, धमकाते हैं। जो आज फाइलें छीन लेती है ईडी ऑफिसर से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठी हुई जिसके गरिमा एक चीफ मिनिस्टर जैसे है, वो एक आम कार्यकर्ता की से भी बदतर काम कर रहे हैं। ईडी के हाथों से फाइल में है क्या? मैं प्रश्न रखता हूँ रोहित जी, फाइल में है क्या? भास्कर जी, शुभेंदु के ऊपर ईडी कब जाएगा? या भास्कर जी, शुभेंदु अधिकारी को ईडी का नोटिस कब जाएगा? किसको कितना पैसा मिला था? सीबीआई ऑफिसर ने जब घेर लिया सीपी को, उन्होंने जाकर सीपी के घर में बैठ गया। क्या था सीपी के घर में? पैसा था या फाइल था? यही जवाब आज बंगाल का जनता उनसे जानना चाहती है कि ममता बनर्जी एक सीएम 15 साल से सीएम होते हुए उनको क्या लगा कि सारा पार्टी का कोई भी नहीं गया, वो खुद जाके ईडी ऑफिसर का हाथ से फाइल छीन रहा है। आज भारतवर्ष में काफी जगह ईडी का रेड हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। एक उदाहरण दिखा दीजिए, सरकारी काम में बाधा डालने का आके फाइल केस भी होगा क्या ऑफिसर से? हाँ भास्कर, आप सोचिए जंगल राज इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण अब जंगल राज कैसे हो सकता है? ठीक है, बंगाल में भी जंगल राज चल रहा है वहाँ पे ईडी। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ भास्कर दा एक आम बंगाली होने के नाते, क्योंकि हम बंगाली अस्मिता की बात करते हैं। भास्कर दा जंगल राज कोई कहते हैं। भास्कर दा मेरी तो सुनिए, जंगल राज तो हो गया। मैं ये कह रहा हूँ अब एक आम बंगाली होने के नाते आप क्या चाहते हैं, ईडी क्या करे? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ईडी को ऑर्डर दे, मैं पूछ रहा हूँ एक आम बंगाली क्या चाह रहा होगा? सरकारी काम में बाधा, छीन लिया, धक्का मुक्की हुई। रोहित जी बंगाल एक संस्कृति का एक बहुत बड़ा संगम है जी है, और बंगाली का पहचान इसका संस्कृति से होता है। कल्चर से। जो बंगला बोल रहे थे संजय मिश्रा, मैं एक बंगला टर्म यूज करी, भद्रलोक। आज रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सत्यजीत राय भद्रलोक थे। कभी उन्होंने कानून को अपना हाथों में नहीं लिया। आज 15 साल बाद बंगाल का जो वो टैग सारा विश्व में जाना जाता है कि बंगाली एक भद्रलोक है, वो उसके ऊपर उन्होंने धब्बा लगा दिया। आज उन्होंने दिखा दिया कि एक कर्तव्यरत एक ईडी ऑफिसर के हाथों से एक संविधान के तहत बैठने वाला एक चीफ मिनिस्टर, उनका और कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर हाथ से फाइल छीन रहा है। ये बंगाल के ऊपर जो भद्रलोक का एक बहुत बड़ा ताज था, गर्व था। सत्यजीत राय से, मृणाल सेन से, रविंद्रनाथ टैगोर से, राममोहन से लेकर विवेकानंद तक, आज उसको मिट्टी में मिलाई दिया। आज इस बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, बंगाली अस्मिता पर भी चोट है, ये भास्कर दा कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, अब मेरे साथ स्क्रीन पे रहेंगे। चोट नहीं, बंगाली अस्मिता को इन्होंने तार-तार कर दिया। तार-तार कर दिया। नोटेड। बंगाली अस्मिता को तार-तार किया। अब प्रकाश जी रहेंगे और सोफिया जी रहेंगी। प्रकाश जी आप कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन संजय दा जो कह रहे हैं वो भी तो पूरी तरीके से हम नकार नहीं सकते ना। ईडी इतने केस लिख ले, इतनों को उठा ले, लेकिन कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं होगा। तो संजय दा गलत क्या कह रहे हैं? रोहित जी, मेरा ये कहना था कि सोफिया जी ने और संजय जी ने प्रारंभिक मेरी टिप्पणी पर एक अंगुली उठाई और ये कहा वॉशिंग मशीन शब्द का प्रयोग किया उनकी पार्टी से वॉशिंग मशीन। मैं मुझे ही खाली जानना चाहता हूं कि जो कुणाल घोष आज इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो 3 साल जेल में रह करके आए, उन्होंने ममता बनर्जी को गाली दी और ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया कि शारदा घोटाले का सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को मिला है
तो ममता बनर्जी को मिला है। वो कौन सी वॉशिंग मशीन थी कि वो वापस तृणमूल पार्टी में आते हैं और आज इनकी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सौगत राय जो बाकायदा नोट लेते हुए, जैसे शुभेंदु अधिकारी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, शुभेंदु अधिकारी अगर पकड़े गए हैं तो उसके साथ सौगत राय भी पकड़े गए थे, फिरहाद हकीम भी पकड़े गए थे, और भी मदन मित्रा भी पकड़े गए थे, एक पुलिस ऑफिसर भी पकड़े गए थे। ये सारे लोगों के लिए तृणमूल के पास कौन सी वॉशिंग मशीन थी, मुझे ये बता दिया जाए। प्रकाश जी, ये हाँ जी बताइए, सोफिया जी बताइए। मैं दूं क्या प्रतिक्रिया? दे दीजिए देखिए, लेकिन फिर भी आपने शुभेंदु को एक तरह से डिफेंड किया। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं तय हो रहा है? अभी यहाँ पर सोफिया जी मेरी बात तो सुनिए। सोफिया जी, अभी संजय जी ने अजीत दादा पवार से लेके शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, सबके नाम ले लिए। क्लोजर रिपोर्ट तो किसी के लिए नहीं गई। वो तो कह रहे हैं हमारी पार्टी में भी आ गए, तब भी जांच चली रही है। वो भी तो यही कह रहे हैं सोफिया जी। देखिए, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, मैं यहाँ कानूनी व्यवस्था की बात कर रही हूँ। सरकार, इसका मतलब है भाजपा में जो आ जाते हैं, सरकारी रेड्स उनके ऊपर नहीं होंगे, मैंने ये कहा था। दूसरी बात है, मैं एक शायरी से अपनी बात को रखना चाहूंगी। देखिए, भास्कर जी को खासकर मैं बोलना चाहूंगी, जो भाजपा ने कहा ना कि डरा रहे हैं और हम डर रहे हैं, तो सुनिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो इसीलिए शायद ये लोग डर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जितना भी आप कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि बंगाल को छीन कर, डरा कर, डॉक्यूमेंट्स पे हमला करके आप नहीं ले सकते। ये कह रहे हैं बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं। कौन बंगाल की अस्मिता की बात कर रहे हैं आप? जो गृह मंत्री यहाँ पर आकर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तक नहीं ले सकते, रविन्द्रनाथ सान्याल बोलते हैं। जो आपके स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, वो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल को मोहन बैगन और ईस्ट बैगन कहते हैं। उस बंगाल की बात कर रहे हैं आप लोग। किस बंगाल की बात कर रहे हैं? दिल्ली से उड़ कर आकर आप बंगाल के डेमोग्राफी के बारे में जान सकते हैं। कितने कितने नेता हैं आपके जमीनी तौर पर बंगाल में? दिल्ली से बैठकर राजनीति बंगाल की नहीं समझी जा सकती और ना यहाँ पर किया जा सकता है। हाँ, आपके हाथ में है ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, परेशान करना, एसआईआर करना, लेकिन आप लोग जमीनी तौर पर फेलियर थे और फेलियर ही रहिएगा। ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो एसआईआर में आपने 1 करोड़ नाम काट दिए हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप लोग तब भी जीत जाएंगे। अगर 11 करोड़ में से 1 करोड़ जनता को आपने बात कर भी दिया, अभी भी 10 करोड़ की जनता ममता बनर्जी के साथ है। इस बात को आप याद रखिएगा। और शायद आपके आईटी सेल्स ने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है कि आप इस बार फिर से बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं। आप लोग छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ताकि विपक्ष को किसी भी तरीके से केंद्र में भी आप इस तरीके की करते रहते हैं ना, ठीक है, वही चीज आप लागू कर रहे हैं। भास्कर कमिंग टू यू। लेकिन तो जो गृह मंत्री हमारे देश की सीमा को रक्षा नहीं कर पा रहे, बंगाल की अस्मिता की बात चल रही है। बंगाल की अस्मिता तो उसी दिन विलीन नष्ट हो गई थी। ममता बनर्जी ने जिस दिन कहा था कि अंतरिक्ष में राकेश शर्मा नहीं, राकेश रोशन गए थे। महाभारत की रचना करने की बात होती है तो किसी और का नाम ले लेती है। और तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा था कि अल्पसंख्यक समाज दूध देने वाली गाय है, उसके लाभ तो खानी पड़ेगी। और अल्पसंख्यकों के मंच से खड़ी होकर के ममता बनर्जी हिंदू धर्म को गंदा बताती है, तब बंगाल की अस्मिता नष्ट नहीं होती है। पत्रकार आप लिखवाइए, भाजपा के स्पोक पर्सन, प्रवक्ता, क्यों आप पत्रकार के तौर पर बैठे हैं? जब आपको एक बार आप डिफेंड कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को डिफेंड कर रहे हैं, भाजपा के बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, डिफेंड कर रहे हैं। आप किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं। माफ कीजिएगा सोफिया जी, ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। अपने तर्क कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, इसमें कोई बात नहीं है। पत्रकार मत लिखवाइए। देखिए, पत्रकार जो होता है वो बिल्कुल निपक्ष होकर बातें करता है, बातें रखता है। पत्रकार जो होता है वो सत्ता के लिए चुनौती खड़ी करता है, सत्ता के साथ जनता की बात करता है, जनता की आवाज उठाता है। कोई बात नहीं। मैंने तो कहा अखबार भी उनका ही है, अखबार भी उनका ही है। आज अखबार में आप जो लिख दीजिए, आज आप मीडिया में जो दिखा लीजिए, चाबी तो लगी हुई है ना, चाबी तो लगी हुई है। आपकी नौकरी चली जाएगी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। किसकी चली जाएगी? अरे जो भी पत्रकार है, मीडिया है, जो अगेंस्ट में बोलेंगे, जो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके ताले लग जाएंगे। मुझे लग रहा है डिबेट भटक रही है। अगर हम ये बात भी आप एक टीवी चैनल पर ही बोल रही हैं। हमें चाहिए कि विषय पर केंद्रित करें, विषय पर बात करनी चाहिए। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बंगाल का नहीं, भारतवर्ष के इतिहास में एक नया मुद्दा है कि जब मुख्यमंत्री केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं जाती है तो वो वहां पर जो होता है वहां पे खड़ी हो जाती है, और ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी वो खड़ी हुई है। निजाम पैलेस में
5 घंटे तक खड़ी रही थी। Let's not be राजीव कुमार personal जो now. यहाँ के Okay. पुलिस ऑफिसर है, Okay. उनके पक्ष में पहले खड़ी रही थी। मैं खड़ी रहना नहीं रहना उनका पक्ष है, उस पर कोई चुनौती की बात नहीं सही बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जांच एजेंसी कर रही है, ये फेडरल सिस्टम है, ठीक है। आप एनएचआरसी की टीम यहाँ पर आती है, आप उसके ऊपर में अंगुलियां उठा देते हैं, ठीक है। कोई जांच एजेंसी आती है उसको आप काम नहीं करने देंगे, और आपकी पार्टी के ही शिक्षा NCW की टीमें मंत्री पहुंचती है, शिक्षा कोई मंत्री पूछता नहीं है। ये बात तो है उनके ही। महिला मित्र ठीक के है। पास करोड़ों की रकम बरामद हो जाती है। जांच एजेंसी जांच ना करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर ओ प्रकाश सर वापस आऊंगा, थोड़ा माहौल भी शांत हो जाए। मिश्रा जी प्लीज आप बताइए। मिश्रा जी, अब मैं कह रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए अगर आप सिर्फ, मैं आपसे बात करूं आप मुझसे बात करें, मान लीजिए हम लोग कैमरे पे नहीं है, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि किसी राज्य में कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी पहुंची, केंद्रीय एजेंसी पहुंची और उनके काम में बाधा डालने के लिए वहां के सिटिंग सीएम पहुंच गए, लीव इट कि मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, किसी और स्टेट में सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, आपको नहीं लग रहा कि ये चीजें तो ठीक नहीं जा रही होंगी जनता के बीच में भी? जनता का एक ऐसा वर्ग भी तो होगा जो कह रहा होगा कि ठीक नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यदि नहीं जाना चाहिए, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब भी जब ये साफ साफ दिख रहा है कि हाँ जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो एक तरफा हो रही हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए जी। अपने शुरुआती अपने बातों, मैंने 3 बातें रखी है। क्या इसके बावजूद भी कोई आंख बंद करके बैठ सकता है क्या कि एक चुनाव एजेंसी अपना स्वतंत्र है और अपना कार्रवाई कर रही है? मैं सोफिया खान की जो बात उन्होंने कहा प्रकाश जी के लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं, है गलत है। उनकी पत्रकारिता का काम है, यदि कुछ गलतियां आपने निकाली तो उन्होंने निकाल दी कि भी वो गलतियां दूसरी तरफ से भी हुई हैं। ठीक है। आप उसको लेकर के यदि मैं किसी के पक्ष में ना बोलूं या कोई आरोप लगा दे, अब घोषणा हमको बोले कि भैया तुम क्यों बैठे हो, आप तो भैया टीएमसी का प्रवक्ता बन जाओ, कांग्रेस का, ये गलत है। भाई हर एक व्यक्ति का अपना एक विचारधारा है, अपनी विचार है, वो अपना रखेंगे जिसकी जो अपनी विचार है। लेकिन जहां तक बात सच का और झूठ का है, ये किसने क्रिएट किया है? 2014 के बाद ऐसे देश में हालात क्यों बने? आप क्यों आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर, तब तक लगाते रहते हैं आरोप। आप कह रहे हैं यहां पे आरोप एक और सजा अनेक। सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर आप जेल भेज देते हैं और उसका मुख्यमंत्री पद से आप हटा देते हैं उसे। यदि वो बना रह जाता तो आप बोलते हैं कि भाई ये तो नैतिकता है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है। और एक आरोपी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक आरोपी व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक आरोपी व्यक्ति को आप केंद्रीय मिनिस्टर बना देते हैं, हाँ। एक आरोपी व्यक्ति को आप अपने मंत्रिमंडल। तो मैं कहने का मतलब ये है सर कि जब ये दिख रहा है साफ साफ कि हाँ रोहित जी एक तरफा खबर चलाएंगे, तो मैं बैठ करके इतना कह सकता हूं कि नहीं रोहित जी इसके साथ ये भी खबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये भी तो मानिए कि वो अधिकार भी तो आपको भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म में दे रहा है। रोहित कुछ कर रहा है और नहीं मैं उदाहरण दिया हूं। मैं जानता हूं आई नो दा, आपको पता है मैं तो यहाँ पर खुद एक स्टूडेंट की तरह ही बैठता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ। घोषदा के पास जा रहा हूँ। घोषदा मुझे बताइए ना, आप घोषदा जनता के सामने आप एक अच्छे गुरु हो चुके हैं। अरे दादा तो तुरंत घोष साहब आप मुझे बताइए, सोफिया जी भी मुझे नजर आ रही, घोषदा आप मुझे बताइए ना, जनता के बीच ये नैरेटिव बार बार नहीं जा रहा कि जहां चुनाव वहां ईडी पहुंच जाती है, वहां सीबीआई पहुंच जाती है, फिर हर कोई कहता है अब मैं ये कहूं ना कि इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तंज कर रहा हूं, बल्कि मैं तंज नहीं कर रहा होता, मैं सच बोल रहा होता हूं मेरे हिसाब से। रोहित जी यहाँ पे सबका मेमोरी के ऊपर मेरा श्रद्धा है, फिर भी कह रहे हैं कि सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सबका भी हो रहा है। ये पार्थो चटर्जी जब गिरफ्तार हुआ था कौन सा चुनाव था? ये सारा 2 साल 3 साल में जितनी भी गिरफ्तारी हुई कैबिनेट मिनिस्टर तक कौन सा चुनाव था? ठीक है, कौन सा चुनाव था बताइए? ये चुनाव करके माहौल गरमा रहे हैं। सारे कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर जब जेल में गए तो कौन सा चुनाव था बताइए? ये बात ये नहीं है, बात है कि इनके हाथ में कुछ हाथ बचा नहीं है। आज ममता बनर्जी जैसे फाइल छीन लेती है ईडी ऑफिसर से और धमकी देते हैं पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को साथ में लेकर के ईडी के अगेंस्ट में एफआईआर करेंगे, तो उनको लगता है कि कानून इस देश का वही जानते हैं और कोई कानून जानता ही नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि आज ममता बनर्जी अकेला अपना सरकारी पावर यूज करके, सरकारी तंत्र यूज करके ईडी ऑफिस साम दाम दंड भेद का आरोप लगा रही थी सोफिया जी आपका, लेकिन आप कह रहे हैं ये लोग कर रहे हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से सत्ता ना जाए, कुर्सी ना जाए। लेकिन भास्कर दा, मैं ये कह रहा हूं अगर आप लोग इस बात का दम भरते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, 2014, 19, 24 हर कोई
प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई सवाल उठा रहा है, वेदर इट संजय मिश्रा जी और सोफिया खान और रोहित पोखरियाल इंक्लूडिंग, अगर हम में से किसी के मन में सवाल आ रहा है कि एजेंसीज स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रही, तो आप मजबूत सरकार है, मेरे कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, भास्कर दा? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया था कि सीबीआई केज कैरेट है या पैरट है। आज बंगाल में ममता बनर्जी भी पुलिस को केज पैरट बना दिया है। आप बताइए, आज ममता बनर्जी जब जा रही थी एज ए सीएम, ईडी के जहां रेड हो रहा था, प्रतीक जैन का घर पे जाके ममता बनर्जी क्यों बैठेंगे? और वहां पे मनोज वर्मा क्या कर रहे थे? और राजीव कुमार के घर पे जब रेड की सीबीआई ने, ममता बनर्जी क्यों गया? उनको कैबिनेट का लोग नहीं गया। ममता बनर्जी का यही काम है क्या कि जब कोई संस्था के ऊपर रेड, आईपैक इज ए प्राइवेट कंपनी, उसके ऊपर गवर्नमेंट का एजेंसी रेड कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी रेड प्राइवेट कंपनी के ऊपर कर रहा है, और गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा ममता बनर्जी एक प्राइवेट कंपनी को ये कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बिहाफ में रास्ते पे उतर के आ रहा है। आपको क्या लगता है रोहित जी, ये कोई आम चीज है क्या? भारत में एक स्टेट में दिखा दीजिए, कांग्रेस का जो स्टेट हिमाचल, कर्नाटक, हर जगह रेड हुआ है। कभी आपने देखा है कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जाके रास्ते पे उतर के आ गया है? आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है जिसको इन्होंने विद इन ब्रैकेट कह रहा है कि कंसल्टेंसी। क्या कंसल्टेंसी वो कर रहा है? कि ममता बनर्जी का जो नर्वस सिस्टम के ऊपर हिट हो रहा है, ममता बनर्जी फाइल लेके भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो देखिए, ये कभी आप बंगाल के बाहर कभी देखे नहीं है। और इन लोग यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं कि भैया हमारे अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी को रेड कर रहा है गवर्नमेंट एजेंसी, टीएमसी का अथॉरिटी क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। ये सवाल मैं ले लेता हूँ भास्कर दा, ये सवाल सोफिया जी से पूछता हूं ना। सोफिया जी प्लीज मुझे बताइए, ऐसा क्या हो जाता? मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैंने पहले भी कहा ना, ममता दी इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट फेसेस, वुमेन फेसेस वी हैव इन आवर कंट्री। सिर्फ देश में थोड़ी, दुनिया में ममता बनर्जी को कोई जानता है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें बाहर जाएंगी तो आम लोग भी तो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या ही होगा अगर ये ईडी निष्पक्ष जांच ना करते हुए कोई एजेंडे प्रोपेगेंडा के लिए आई होगी तो पकड़ा जाता तो प्रतीक ना, उसमें ममता दीदी को क्या प्रॉब्लम, उनको किस बात का डर? रोहित जी, भास्कर जी से पूछिए कि कितनी नोटों की गद्दी मिली है। ईडी का काम क्या होता है भाई? ईडी का काम होता है टैक्स पेयर्स के पैसे अगर मिलते हैं कहीं पे, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह मिलता है तो वो देखना काम है इनका, या उसके ऊपर छापे मारने का काम है। तो क्या ईडी का काम है कि जाकर टीएमसी के फाइल को चुराए, टीएमसी के जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनके पेपर्स को चुराए? ये तो काम नहीं है ना ईडी का। तो यहाँ तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। तिलमिलाहट आपकी किस बात की है? ममता बनर्जी ने पैसे तो नहीं जाकर छुपा दिए ना। ममता बनर्जी ने अगर अपनी फाइल को सेव किया, आपके फाइल में ईडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना बीजेपी का इंटरेस्ट है। ईडी का काम फाइल चुराना नहीं है। कोल स्कैम में 10 करोड़ का जो हेराफेरी हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उसका जवाब लेने गया था आईपैक के। कितने नोटों की बारिश हुई बताइए ना। सुन लीजिए, जब आपने बोला तो मैंने नहीं बोला, सुन लीजिए, पहले बातों को काटिए मत, सहन शक्ति लेकर आइए। सही ढंग से बोलिए ना, सुनते हैं आप। इतनी तिलमिलाहट अच्छी नहीं है, प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। रुक जाइए, सुन लीजिए पहले मेरी बात को। ईडी का काम, मैं देशवासियों को बता दूं कि ईडी का मेन काम होता है, जितने भी टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो अगर इलीगल तरीके से किसी के पास पाया जाता है तो उसके ऊपर छापा होता है, या उनके ऊपर केस होता है, या उनके ऊपर कार्रवाई होती है। यहाँ ईडी का काम फाइलों को चुराना, डिस्क को खंगालना, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल चीजें हैं उनको खदेड़ना, ये इसका मतलब ये ईडी नहीं थे, ये तो भाजपा के एजेंट बनकर आए थे ना। नहीं सोफिया जी, अभी आप थोड़ा बंगाल आइए, डेमोग्राफी ईडी है, कैसे काम करते हैं, सीबीआई कैसे काम करते हैं, ये आपका स्टेट पुलिस नहीं है। सोफिया जी मैं ये कह रहा हूँ, स्टेट पुलिस नहीं है। सोफिया जी मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये नैरेटिव दे रहे हैं कि आईपैक एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कॉर्पोरेट है, अगर एजेंसीज उस पर हाथ डालें तो ये कैसे हो गया कि कोई टीएमसी को टारगेट कर रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ सोफिया जी। इसके अलावा भी तो काम करती होगी आईपैक। ममता बनर्जी ने क्या प्रतीक जैन को जाकर सेव किया है? नहीं किया है ना। ममता बनर्जी ने अगर अपने पेपर को जाकर ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो इसमें क्या इनको तिलमिलाहट है? इसका मतलब है ये पेपर लेने आए थे, वहाँ पैसे खदेड़ने नहीं आए थे। तो मैम मैं ये कह रहा हूँ, वो यही सोफिया जी वो यही तो कह रहे हैं कि इस फाइल में ऐसे कौन से पेपर थे ढूंढने गए थे ताकि बंगाल में किसी तरीके से ये लोग थोड़ा बहुत भी सीट लेकर आ सकें। तो वो तो कह रहे हैं 30-40% हमारा वैसे ही हो गया वोट शेयर। वो कह रहे हैं हमने तो पिछली बार ही 30-40 वोट शेयर हमने छीन लिया आपसे।
अभी देखिए भास्कर दा ने कहा ना अभी 65 पर आकर रुके हुए हैं। 200 पार का ये लोगों ने पिछले बार 2021 में भी कहा था कि टारगेट अब की दिया बार था। 200 पार, हाँ। लेकिन 65 में आकर रुके हुए हैं। 18 इनके सांसद थे, हाँ। वो 24 में 18 से 12 पर आ गए 2024 के सांसद चुनाव में। ठीक तो है। इनके आंकड़े गिरे हैं, उठे गिरे नहीं हैं। है। ठीक है। अब जाहिर सी ठीक बात है। है, इनको पता है कि 30 बंगाल में सेकंड इस भास्कर बार दा, भी 30 उनके सेकंड आंकड़े भास्कर दा, गिरेंगे। स्टिक टू द टाइम, मैम इसलिए गोइंग ये लोग ओवर, आपके सारे साथ तो मैं ज्यादा जा रहा प्लानिंग जो हूँ। हो रही भास्कर दा है, 30 इनकी सेकंड में ITC कंक्लूड के द्वारा कीजिएगा ये इस सारे आरोप पर। प्लानिंग्स हैं कि बंगाल को छीनना है, हाँ। जीतना नहीं है, छीनना है। ठीक है। गेम खेल रहे हैं हम, परसेंटेज गेम खेल रहे हैं। हाँ। आज आपका चर्चा का विषय क्या है? एक प्राइवेट कंपनी आईपैक जो इनको कंसल्टेंसी दे रहा है हाँ। 10 साल से, उनके वहां पे कोई अगर रेड होता है पीएमएलए कानून के तहत, उस रेड में ममता बनर्जी वहां पे जाके चुनाव से पहले देश में दंगे हो जाते हैं, देश में विस्फोट हो जाता है, देश में ममता बनर्जी का पहलगाम गवर्नमेंट का अटैक हो फाइल, जाता है, देश में गवर्नमेंट का पुलवामा फाइल हो कैसे जाता चला है। गया? चुनाव से पहले कैसे चला गया विपक्ष के वहां पे? ऊपर सरकार और रेड हो पार्टी जाता है, एक हो कुछ गया, नया नहीं है, सरकार नया और कुछ पार्टी नहीं है। एक हो गया। ठीक है। यही ठीक है। ठीक है। प्रकाश दा और मिश्रा जी, एक मिनट दे पाऊंगा। प्रकाश दा, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, 1 मिनट नॉन स्टॉप बोलिएगा। प्रकाश दा प्लीज मुझे बताइए, अब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि सरकारी काम में बाधा, ये बात तो बीजेपी कह ही रही है, लोग सड़कों पर उतर कर कह ही रहे हैं, यहां से आगे क्या? कि अभी बात आ रही है कि ईडी वालों ने फाइल चुरा ली। मेरा ये कहना है कि ईडी वाले, सीबीआई वाले या कोई भी एजेंसी जब जांच करने के लिए पहुंचती है तो कोई भी सामान अगर ले जाती है तो उसकी बाकायदा सीजर लिस्ट बनती है और सीजर लिस्ट बाकायदा उस पर साइन करके दी जाती है। इसलिए चोरी का इल्जाम लगाना गलत है। चोरी तो वो होती है जब मतदान के दिन बूथ की लूट की जाती है, वोटरों को वोट नहीं दिया जाता है और मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते हैं। चोरी उसको की जाती है और उसके बिना पर चुनाव जीत करके जो लोग सत्ता पे आते हैं उसको चोरी कही जाती है। ठीक है। ठीक है। मिश्रा जी जल्दी से, मिश्रा दा, क्योंकि आप तो खुलकर बात करते हैं, आपसे सीधा ही सवाल पूछ लेता हूं। अब ये एक्शन तो हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश में इस एक्शन को भी पॉलिटिक्स से जोड़ा ना जाए। अब बताइए, इस एक्शन का फायदा होगा कि नुकसान होगा? किसको फायदा, किसका नुकसान, ये आकलन कर दीजिए प्लीज मेरे लिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स का है सर। हाँ। ये पार्ट कोई ईडी अपना ईमानदारी दिखा नहीं रही है देश में कि हम बहुत ईमानदार हैं और एक एक चीज खोज के निकाल रहे हैं। ये तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। तो जितनी चाबी ईडी और आईटी में भरी जाती है दिल्ली से उतना वो चल पाते हैं। बात ये है, गंभीर सवाल देश की जनता के सामने ये है कि यह क्या कारण है कि पहले आरोप लगते हैं, आरोप लगने वाला व्यक्ति जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है वो बुलेट ट्रेन से स्पीड से चलने वाली जांच क्यों रुक जाती है, क्यों थम जाती है? ये सवाल है कि 95% ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के ऊपर ही क्यों है? ये देश की जनता के ऊपर एक सवाल है कि मैंने पहले भी बोला कि 121 लोगों की कार्रवाई में 115 विपक्ष का ही नेता 131 बोला था आपने, आई हैव नोटेड इट। 131 लोगों की कार्रवाई में 115 भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। मैं यूं ही थोड़ी कह रहा हूं कि 121 लोगों के ऊपर होती है कार्रवाई जिसमें 115 विपक्ष के नेता होते हैं। बताइए। यस, ये सारे पॉइंट मैंने लिख लिए। और इसलिए तो मिश्रा दा, मैंने पूछा भास्कर दा से कि सबसे बड़ी पार्टी का दम आप भर रहे हैं, बार बार आप चुनकर आ रहे हैं, लोगों में सब कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, देश में भी डंका बज रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर किसी के मन में भी एक कंफ्यूजन है तो ये जिम्मेदारी भी मेरी सशक्त सरकार की होनी चाहिए कि वो कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिफिकेशन हो जाए। इसलिए तो भास्कर दा के पास गया था। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। प्लेजर हैविंग यू मिश्रा दा, थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू सो मच। चंडालिया साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, इट्स रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। सोफिया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर दा, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। देखिए, आज का निष्कर्ष बहुत छोटा सा है। एक तरफ है सत्ता, एक तरफ है संस्था। अब इन दोनों की सीमाएं क्या हैं वो तय हो जानी चाहिए, जनता भी वही जानना चाह रही है। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।